हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, इट मीन्स आपके 8, 9, 10, 11, 12, इट मीन मैं बोल सकता हूँ केमिस्ट्री जब तक पढ़ रहे हो तब तक आपको क्या है, आवर्त सारणी की तो क्या यूज करना ही पड़ता होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। याद से रखिएगा, केमिस्ट्री की बेस ही है क्या, पीरियोडिक टेबल, इट मींस आवर्त सारणी। आज की क्लास में हम आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करने वाले मेरे प्यारे बच्चों कि आवर्त सारणी होता क्या है, किसने आवर्त सारणी को बनाया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, please like this channel, comment this channel, subscribe now and press the bell icon. प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो पहुंच पाए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास को, इट मीन्स पीरियोडिक टेबल्स को। आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि पीरियोडिक टेबल्स को किसने बनाया है। किसने बनाया है? जी हाँ, हेनरी मोसले ने क्या किया है, पीरियोडिक टेबल्स को बनाया है। बट इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, अपने अपने टेक्निक से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोशिश किया है। जब आप क्लास 10 में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपके क्या बेटा, ठीक है, अरिस्टो जी होते हैं, एरिस्टोटल्स जो होते हैं, उन्होंने मेटल्स को 5 टाइप से क्लासिफाई किया था। उसके बाद आपका जो हेनरी मोसले होते हैं, इन्होंने सॉरी मोसले नहीं, आपकी जो लेवोजियर होते हैं, इन्होंने क्या करा है, 33 एलिमेंट्स की क्या है, डिस्कवरी किया है। इसके बाद से आपका क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद में क्लासिफिकेशन का डुबे राइनर ने क्या देता है, त्रिक नियम देता है। और उसके बाद अस्टक न्यूलैंड्स ने क्या देता है, अष्टक नियम देता है। फिर लोथर मेयर जी जो आते हैं, वो क्या करता है, ग्राफ के थ्रू क्या करता है, आपको क्लासिफाई करने का कोशिश करता है। उसके बाद आता है मेंडलीफ, जो फर्स्ट टाइम क्या करता है बेटा, पीरियोडिक टेबल का यूज करता है, ठीक है, किसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए। और उसके बाद में फाइनली कौन आता है, हेनरी मोसले, जिसको आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हो। आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी, ठीक है, किसकी, मोसले का, किसकी, मोसले का, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हो। मोसले जी ने क्या किया है, अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाया है उसको परमाणु क्रमांक, कौन से, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्या किया है, ठीक है, उन्होंने व्यवस्थित किया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। एटॉमिक नंबर की बेस पर, एटॉमिक नंबर की बेस पर क्या किया है बेटा, एटॉमिक नंबर की बेस पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मोसले जी ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस बेस पर उन्होंने अरेंज किया है, ठीक है, तो याद रखेंगे एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आवर्त में क्या करना है बेटा, बढ़ना है, असेंडिंग ऑर्डर इन अ पीरियड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा, उन्होंने पीरियड के बढ़ते क्रम में क्या किया है बेटा, ठीक है, आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर रीअरेंज किया है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा 1 2, उसके बाद आता है 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा आएगा। उसके बाद आता है 11 12 13 14 15 16 17 18। उसके बाद आएगा बेटा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
एंड 37। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सो मैं चलिए आपको बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल्स की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोसले ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक प्लस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर क्या किया है, इन्होंने इसको बनाया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिएगा सबसे पहले इन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल को कितने ग्रुप और कितने क्या किया है बेटा, कितने समूह और कितने आवर्त में इन्होंने विभाजित किया है। तो याद रखेंगे समूह की संख्या है 18 और आवर्त की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 7 होते हैं। कितनी है बेटा? 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं? समूह होते हैं। कॉलम्स नंबर कितने बेटा? कॉलम के नंबर 18 है और पीरियड नंबर कितने? 7 है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। फिर से बता दे रहा हूं, समूह नंबर 18 है टोटल और आवर्त के नंबर कितने बेटा? पीरियड नंबर कितना है? 7 है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? देखिएगा इसको कहते हैं, आप इसको इस लाइन से चलोगे तो ये फर्स्ट पीरियड हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके। और अगर समूह की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? 11 के बाद में क्या आएगा? देखिए कहीं पास मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके। नाउ इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में क्या होगा? आपका नेक्स्ट आएगा 13 14 15 16 17 और ये हो जाता है 18। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके। तो देखिएगा ये कॉलम आपका 18, यहाँ से आप इसको 30 बोलेंगे, क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपका 12 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके। नाउ इसके बाद देखेंगे, मैंने बता दिया समूह के नंबर कितने? 18 हैं, आवर्त नंबर कितने हैं? 7 हैं। इतनी बात के लिए तो ब्लॉक कितने हैं? तो याद रखेंगे बेटा, ब्लॉक इसको कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको? देखिए समूह नंबर, समूह नंबर, समूह नंबर कौन कौन से? समूह नंबर 1 व 2 को क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक बोला जाता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ओके। और यहाँ 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक बोला जाता है। याद रखेंगे समूह नंबर, समूह नंबर 3 से 12 तक को क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक बोला जाता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, समूह नंबर, समूह नंबर 13 से 18 तक, समूह नंबर 13 से 18 तक के एलिमेंट को पी ब्लॉक बोला जाता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब लास्ट में है ये जो दिख रहा है नीचे में लिखा गया है, इसको बोला जाता है बेटा F1, एफ ब्लॉक बोला जाता है। नीचे में जो लिखा गया अलग से है उसको एफ ब्लॉक बोला जाता है। देखिएगा एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं बच्चों, देखिएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का, एलिमेंट्स का जो मोस्ट आउटर ऑर्बिटल में बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा वो उसी का ही क्या होगा? मेंबर होगा। अगर कोई पी में जा रहा है तो पी का मेंबर है, डी में जा रहा है तो डी का मेंबर है, एस में जा रहा है तो एस का मेंबर है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। एस समूह नंबर 1 और 2 को एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक और नीचे वाले को एफ ब्लॉक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। ओके। तो देखिएगा इसमें क्या होते हैं बेटा, एस ब्लॉक में क्या होते हैं? एस ब्लॉक में होते हैं बेटा मेटल्स। क्या होते हैं? एस ब्लॉक में होते हैं मेटल्स। इतनी बात क्लियर है। डी ब्लॉक में क्या होते हैं? डी ब्लॉक में भी होते हैं मेटल्स। इतनी बात क्लियर। एफ ब्लॉक में देखिएगा पी एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें क्या होता है? मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। धातु होता है, अधातु होता है और उपधातु भी होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो कौन सी ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना? ठीक है। याद रखेंगे एस ब्लॉक में क्या होता है? एस ब्लॉक में होता है क्या? मेटल। और डी ब्लॉक में भी क्या होता है? मेटल।
इतनी बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या, देखिए इसको क्या कहते हैं, बेसिक मेटल कहते हैं। समूह ग्रुप नंबर 1 एंड 2 को क्या कहते हैं, बेसिक मेटल है, मतलब इसकी जो प्रकृति होती है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है, इसलिए इसको क्षारीय धातु कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इसको समूह नंबर 1 को क्षारीय धातु कहते हैं और समूह नंबर 2 को क्या कहते हैं, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु के समूह कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। और याद रखेंगे 70 नंबर के ग्रुप को क्या बोला जाता है बेटा, हैलोजन परिवार बोला जाता है। कौन सी परिवार, हैलोजन परिवार। देखेंगे 18 नंबर को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसों की फैमिली। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्रिय गैसों की फैमिली। ये ऐसे समूह हैं जिसके क्या होते हैं, बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो स्टेट होती है, अवस्थाएं जो होती है वो गैसी होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर से बेसिक 5 पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। आवर्त सारणी की विशेषताएं पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको रीअरेंज किया गया है ना। दूसरा क्या है बेटा, इसमें 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। तीसरी बात है क्या है, ठीक है, इसका जो क्या होता है, इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। एस ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, 2 समूह आते हैं, समूह नंबर 1 और 2, जिसको क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु की परिवार के रूप में जाना जाता है। अब उसके बाद आ जाता है बेटा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व बोला जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअली में इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ये ऐसे तत्व हैं जिसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, बाह्यतम कक्ष का जो डी ऑर्बिटल होता है, डी कक्षक होता है, वो अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। और ये क्या करते हैं, इसमें क्या हो सकता है बेटा, अपूर्ण रूप से भरा होता है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन इस पर आ सकता है। आ गई ना बात समझ में। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी गेन करके डी ब्लॉक में आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इसी को तो ही तो संक्रमण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों, आ गई ना, ठीक है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है, ट्रांजिशन करने की कैपेसिटी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, सो देखिएगा आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं पी ब्लॉक के अंदर। इसमें समूह नंबर 13 से 18 तक आता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं जिसका प्रॉपर यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई नहीं प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, पीरियोडिक टेबल है, आपको पीरियोडिक टेबल बनाने भी आना चाहिए और इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी आपको आनी चाहिए। देखिएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आएगा। तो सबसे पहले होता है बेटा परमाणु की त्रिज्या। परमाणु का आकार भी आ सकता है। परमाणु का आकार, ऊपर से नीचे जाओगे तो फिर क्या होगा, ये पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व। और तीसरा है आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं इसको, विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ओके, और होता है आपका, ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक, गलनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक। इतनी बात क्लियर है। ये सारे टॉपिक क्या होते हैं बेटा, आपके आवर्ती गुण के अंदर पढ़ा जाता है। आवर्ती गुण ऐसा गुण होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तब इसमें क्या परिवर्तन आएगा। और उसके बाद में पूछा जाता है टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे, टॉप से बॉटम की ओर आएंगे, तो फिर ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, आवर्ती गुण है, इसमें किस तरफ से
बदलाव आता है, ये जनरली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की आकार के बारे में। किसके बारे में बच्चों? परमाणु के आकार के बारे में। तो याद रखेंगे, जब आप क्या करते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी से टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आओगे, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या होता है, परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। इतनी बात क्लियर है कि बढ़ता क्यों है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु के क्रमांक बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? परमाणु के क्रमांक बढ़ेंगे, ठीक है। उसके जो क्या होते हैं, कक्षक की संख्याएं बढ़ने लगती है, कक्ष बढ़ने लगते हैं, तो साइज ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का जो आकार होता है, ठीक है, तत्वों के जो साइज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, परमाणु के आकार में क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले क्या होता है, वो छोटा होता है और उसके बाद अचानक से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि आपको क्या, लेफ्ट टू राइट आने पर क्या होता है, परमाणु का साइज छोटा होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही क्या होते बेटा, एक ही ऑर्बिट के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए क्या होगी, ठीक है, आपका क्या होता है, सेंटर न्यूक्लियस से क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके, क्लियर है कि नहीं? परमाणु का आकार टॉप टू बॉटम की ओर आने पर क्या होता है, इंक्रीज होगा, एंड लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? नाउ सेकंड क्या होता है बेटा, आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनन ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। मैं अगर एक शब्द में आयनन ऊर्जा की बात करूं तो याद रखना, किसी भी तत्व को धन आयन में बदला जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज, सॉरी, जब किसी भी तत्व को, एलिमेंट्स को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हो तो जो एनर्जी क्या होता है, ठीक है, लगाना पड़ता है, उसी एनर्जी की मात्रा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा, इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। देखिएगा, मैं फिर से आपको डायग्राम्स के थ्रू बता देता हूं एक्चुअल में होता क्या है। देखिएगा, ये सेंटर पार्ट है और सेंटर के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है? ये किसी एलिमेंट का क्या है, बाह्यतम कक्ष है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से निकालना चाहता हूं, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए एनर्जी लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं जितनी एनर्जी अप्लाई करूंगा, उसी एनर्जी की मात्रा को क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ओके, जैसे कि सपोज आपका क्या सोडियम है, तो सोडियम अभी क्या है, न्यूट्रल कंडीशन पर है, लेकिन जब इससे एक इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर निकाल दिया जाएगा तब इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आयंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो किसी भी, ठीक है, आपके एलिमेंट्स की बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आपको देना पड़ता है, उस ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। देखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी साइज का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है आपका, क्या होता है, साइज अगर बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी वैल्यूज कम हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन कम होगा। तो जब दूर वालों के साथ में अट्रैक्शन कम है तो फिर आसानी के साथ इसको निकाला जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। सो याद रखिएगा, आप याद रखेंगे, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो घट जाता है। क्योंकि साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो इजीली निकाल सकते हो कम एनर्जी देकर, तो जब कम एनर्जी लगेगा तो वैल्यू तो कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और देखेंगे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो फिर क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बढ़ जाता है। क्योंकि जब साइज छोटा होगा तो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
नाउ देखिएगा नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, आयोन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? याद रखना अभी मैंने पॉजिटिव आयन में कन्वर्शन की बात किया था, अब मैं बात करूंगा किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप निगेटिव आयन में बदल देते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट्स को क्या करते हैं, निगेटिव आयन में बदल देते हैं, इतनी बात क्लियर है, तब उसको क्या बोला जाता है बेटा? देखिएगा, ठीक है, आपका ये क्लोरीन है और क्लोरीन को मैं एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती इसको दे रहा हूं, तब ये इस पर क्या लगेगा? निगेटिव आयंस लगेगा। तो जब किसी भी एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, उसके बाह्यतम कक्ष पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और देने से क्या होता है, जो ऊर्जा बाहर मुक्त होता है, इसी को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुत्व कहते हैं। यहाँ पर क्या होगी? क्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? बंधुता होगी, ठीक है, बॉन्ड बनेगा। तो जब बॉन्ड बनेगा तो जो एनर्जी बाहर निकलेगा, इसी को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा टॉप टू बॉटम की ओर आने पर, टॉप टू बॉटम की ओर आने पर क्या हो जाता है? जो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व होते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाता है। ये भी क्या होता है? साइज का जस्ट अपोजिट होता है मेरे प्यारे बच्चों। साइज बढ़ाओगे तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब लेफ्ट टू राइट आने पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट मीन्स आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, बढ़ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ जाता है, टॉप टू बॉटम की ओर आने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन, देखिएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रखेंगे ये बेटा, ये क्या है आपका? H है और ये आपका Cl है, दोनों के बीच में क्या है? बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड। इतनी बात के लिए सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी बच्चों? ठीक है, एक, देखिएगा ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा, जिसमें से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगी? क्लोरीन का होगा। तो दोनों में क्या होनी चाहिए? परसेंटेज क्या होनी चाहिए? सेंटर पर होनी चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से क्या होता है? क्लोरीन क्या करता है? साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा ज्यादा खींच कर रखता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो बॉन्ड की बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड बनी हुई कंडीशन पर जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी होता है, इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी होता है, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखना ये भी साइज का जस्ट अपोजिट होता है। टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगी? साइज बढ़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। विद्युत ऋणात्मकता टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और लेफ्ट टू राइट की ओर आने पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, देखिएगा मैक्सिमम क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पावर, विद्युत ऋणात्मकता का पावर किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। याद रखेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा होता है? फ्लोरीन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और क्लोरीन का क्या चीज है ज्यादा? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुत्व किसका सबसे ज्यादा होता है? क्लोरीन का। और फ्लोरीन का क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके, सो आज देखिएगा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एवं मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? सो याद रखेंगे बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? टॉप टू बॉटम्स की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो साइज बढ़ेगा, सो दैट क्या होगी? बॉइलिंग एवं मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, बढ़ जाता है। और याद रखेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? घट जाता है। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट प्लस मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाता है? घट जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट पास कर दीजिए, ताकि मैं इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा उससे पहले आपकी जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन दे सकूं। तो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।